मेरा नाम सदा घोड़े। मैं रहने के लिए ऑलमोस्ट 30 ईयर से शिरडी में रहता हूँ। और जैसे राजन भाई ने मुझे नेपाल से ही कॉल किया था कि आपके बारे में और आपके मदर के बारे में हमसे बात करना है, तो आज उनके रिक्वेस्ट से हम एक छोटा सा इंटरव्यू दे रहे हैं डॉक्टर विनी चितलोरी के बारे में। जैसे कि आप जानते हो, आप शिरडी में आते हो बट आपको खाली समाधि मंदिर मालूम है, द्वारका में मालूम है, किसी लोगों को चावड़ी मालूम नहीं, या बाबा के बारे में ऐसा डिटेल्स में जानकारी नहीं मालूम नहीं। तो आज मैं एक साई की परम भक्त डॉक्टर विनी चितलोरी जी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिन्होंने बहुत सारा बाबा के ऊपर रिसर्च किया है। और वो रिसर्च में मेरा भी एक छोटा सा पार्ट में रहा हूँ उनके शुरुआती काम से, और अभी तक उनके ही काम में मैं कंटिन्यूसली साथ दिया हूँ। और हमने एक बाबा का एक छोटा सा रिसर्च ने बाबा के ऊपर हम रिसर्च क्या कर सकते हैं, क्या वो एक समंदर है, उस समंदर में के ऊपर क्या रिसर्च कर सकते हैं। बट एक छोटी सी जानकारी हम छोटी सी जितना हो सकता है छोटी सी जानकारी सर्च करके और जो बाबा के बारे में वो भक्तों के सामने पेश किया है। तो आज डॉक्टर विनी चितलोरी के बारे में, जिनको सब लोग विनी माँ कह के बोलते हैं, और बाबा के जो भी परम भक्त है, बाबा के जो बारे में जानना चाहते हैं, उनको विनी माँ का परिचय देना मतलब इतनी मतलब क्या दे सकते हैं। तो आज ही डॉक्टर विनी चितलोरी, जिसको मेरी माँ भी है और मैं विनी माँ बोलता हूँ, उनके बारे में हम आज बात करेंगे कि उनकी लाइफ में उन्होंने क्या क्या किया, वहाँ उनका जन्म कहाँ हुआ और कैसे कैसे वो बाबा के साथ जुड़ गई। इसके बारे में आज हम ये जानकारी और आपके लिए देने वाले हैं। डॉक्टर विनी चितलोरी, विनी माँ, इनका जन्म 10 मार्च 1943 में तमिलनाडु में एक नीलगिरी हिल्स है, वहाँ पे अरवनकालू करके वहाँ पे हुआ था। वहाँ पे उनके जो फादर थे उपेंद्र प्रभु, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम किया करते थे। तो उनका जॉब वहाँ पे उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अरवनकालू में, वहाँ पे उनको ट्रांसफ़र हुआ था। तो वहाँ पे ही माँ का जन्म हुआ 1943 में। वैसे माँ बिलोंग करती है कोकण कोस्ट से। माँ का वो था गौड़ सारस्वत ब्राह्मण, उस कास्ट से माँ आती है। ऑलमोस्ट माँ 6-7 ईयर्स तक वहाँ पे ही रही। और उसी टाइम पे उनके साथ थोड़ा सा मतलब उनकी मदर थी, उनका तबीयत ठीक नहीं रहता था। तो वो दुनिया भर के हॉस्पिटल में बहुत कुछ उनके फादर ने इलाज किया। उस परिवार में 4 बच्चे और उनके मदर फादर और माँ की दादी, ऐसा उनका एक बड़ा परिवार था। माँ सबसे छोटी बेटी उनके घर में। और जब माँ का जन्म होने के बाद कुछ टाइम के बाद उसकी मदर बहुत सारा बीमार रहने लगी, और न जाने उन्होंने मद्रास में या ऊटी में, जहाँ पे साउथ इंडिया में जो भी अच्छे हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनको दिखाया। बट उनको कुछ ठीक से नहीं हो रही थी, और दिन ब दिन उनकी तबीयत खराबी होती जा रही थी। तो उसी टाइम पे ना माँ के फादर ने और माँ ने पढ़ा कि एक नरसिंह स्वामी करके है, वो कोयम्बतूर आ रहे। वहाँ पे एक साईं बाबा टेम्पल है, पुराना मतलब बना है नरसिंह स्वामी ने, नागसाई टेम्पल, उसमें आ रहे। तो अभी सब ये दवा वगैरह करके हॉस्पिटल करके वो थक गए थे, और क्या करना है। तो अभी कुछ जब इंसान थक जाता है तो भगवान का सहारा लेता है। तो उसी टाइम पे उन्होंने एक साउथ इंडिया में हिंदू पेपर है, उसमें पढ़ा कि वो आ रहे। तो माँ के मदर ने बोला, जिनका नाम वारिजा प्रभु है, उन्होंने माँ के फादर से बात किया कि अभी तो सब हमने कर दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ये इनके पास लेके जाइए, और वो कुछ देते। तो उसी रात में ना माँ के मदर को एक ड्रीम आता है। तो ड्रीम में उसमें वो स्वामी जी दिखते हैं, नरसिंह स्वामी उनको, और वो उन फादर को बोलते क्या, मुझे एक ड्रीम आया, क्या वो एक पालकी में बैठ के ऐसा उनको ड्रीम आया है, तो हम मिलते। तो बोलते कि ठीक है चलिए, आपकी इच्छा है, तो हम जाते। तो उनके साथ वो 6 साल की लड़की विनिमा और
माँ के फादर और मदर ये तीनों अरवनकाडू से कोयम्बतूर चले जाते हैं और वहाँ पे नरसिंह स्वामी जी को मिलते हैं। नरसिंह स्वामी को मिलने के बाद वो उनको पूछते माँ के फादर को, आपको क्या चाहिए प्रभु साहब, क्या चाहिए आपको? तो बोलते आपको पैसा चाहिए, क्या चाहिए, मतलब क्या आपको, क्या मेरे से क्या चाहते हो? तो बोलते देखो, अगर मेरी जो ये वाइफ है, मुझे ये चाहिए, क्योंकि मुझे पैसा वगैरह सब मिलेगा लाइफ में, बट अगर मेरे 4 बच्चे हैं, उनको अगर ये इस लेडी को कुछ, मेरे वाइफ को कुछ हो जाता है, उनको माँ नहीं मिलेगी। तो वो बोलते क्या, मुझे ये मुझे मेरी वाइफ ठीक करके चाहिए। तो उसी टाइम पे नरसिंह स्वामी जी माँ के फादर को बाबा का विभूति देते हैं और एक मंत्र बोलने के लिए बोलते हैं, क्या दिन में ये 5 बार तुमको ये मंत्र बोलना है और ये बुद्धि लगाना है। वो मंत्र था अच्युतानंद गोविंद, ऐसा एक मंत्र दिया था। तो वो मंत्र देते हैं और बोलते हैं कि आप ये जाके उनको ठीक हो जाओ। तो उन्होंने बोला था 11 दिन करना है ये, और जैसे ही माँ फिर से रिटर्न घर पे आ जाती है, माँ और उनके मदर फादर, और 5वें दिन में वो माँ की जो मदर है ना, अपने आप खड़े होके एकदम नॉर्मल जैसे हो करते हैं। तो उनको लगता है कि यार ये तो कुछ फिर बाबा का कुछ तो पावर है या उदी का कुछ तो है। तो मेरी वाइफ मरने के दरवाजे पे थी और वो रिटर्न आके वो इतनी ठीक ठाक हो गई। और तो उसके बाद फिर से वो मिलने के लिए चले जाते एक बार स्वामी नरसिंह स्वामी जी को। और उस टाइम पे फिर वो बाबा का एक फ़ोटोग्राफ्स देते और बोलते हैं कि अभी प्रभु आप है ना, तो यहाँ पे चले जाना, सेंट्रल में चले जाना, सेंट्रल इंडिया में। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उनके घर में भी दादी जो रहती है, माँ की फादर की मदर, वो भी उसी टाइम पे वो बहुत एज रहती है और वो अपने बेटे को बोलती है कि मुझे ना अभी मेरा लास्ट जीवन मुझे नर्मदा के किनारे निकालना है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे नर्मदा। तो फादर बोलता है यार नर्मदा किनारे जाना है तो वो तो मध्य प्रदेश में कैसा कर सकते। उसी टाइम पे स्वामी जी बोलते अभी तुम जाके मध्य प्रदेश में जाके बाबा का प्रचार करना है तो ठीक है जाते। उसी टाइम पे माँ के फादर का ट्रांसफ़र हो जाता है जबलपुर के खमरिया फैक्ट्री में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। तो वहाँ से फिर वो पूरा परिवार मध्य प्रदेश में शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद माँ का जो स्कूलिंग भी है वो भी जबलपुर में ही करती है। स्कूल ख़त्म होने के बाद MBBS जो माँ का जबलपुर मेडिकल कॉलेज में पूरा हो जाता है। और ऐसे करते करते उनका पूरा परिवार वहाँ पे ही ऑलमोस्ट सेटल हो जाता है। वहाँ पे उनका जॉब भी था, ये चारों बच्चे भी पढ़ रहे थे। तो धीरे धीरे करके ना फिर उन्होंने अपने जो कॉलोनी में थर्सडे के दिन भजन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन लोगों ने बाबा का भजन, तो उस टाइम पे इतना 50s में तो मतलब MP में कोई मुस्लिम जैसे दिखने वाले इनकी पूजा करना तो ज़रा वो ही था। तो लोग वो देखते कि यार तुम मुस्लिम की पूजा करते हो, तो वो समझाते थे लोगों को ये मुस्लिम नहीं है या कुछ। बाबा ऐसे ऐसे फिर चरित्र देते थे, भजन के लिए आते थे, फिर वो सत्संग हुआ करता था। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारा सत्संग शुरू कर दिया। मुझे यही बोलना है क्या इसके बारे में। और मैं थोड़ा सा भी फिर से माँ के इनके कॉलेज के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। फिर ये बाद में जैसे जैसे वो बाबा की तरफ कैसे बढ़ते हैं इसके बारे में, क्योंकि धीरे धीरे वो फिर ये जो पूजा शुरू करते हैं। तो जो माँ की बड़ी बहन रही थी आशा, उसका मेडिकल कॉलेज में उस टाइम पे चलता है क्या, अभी उसका एडमिशन होना है मेडिकल कॉलेज में। वो मैं एक्चुअली बताना भूल गया वो थोड़ा सा। तो वो बाबा को बोलते कि यार मुझे मेरे लड़की को है ना एक बड़ी लड़की अगर पढ़ती घर में तो बाकी सब बच्चे पढ़ेंगे। तो उसी हिसाब से फिर वो देखती क्या, अब वो बाबा को बोलता है क्या करना है। तो ऐसा वो एप्लीकेशन डालती है, होता है, बट वो कुछ नहीं होता है। तो एक टाइम बहुत परेशान रहता है कि क्या है ये, मेरा एक बाबा से चीज़ मांगा है, हुआ नहीं।
तो एक बार वो जॉब करके उसका ड्यूटी ख़त्म करके वो आके बैठते, माँ जैसे माँ ने मुझे बताया, वो माँ के मदर ने भी ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छे से बताया कि उनको स्मोक करने का वो था, और वो बाहर ही जैसे पुराने घर में आंगन रहता था, घर के सामने आंगन, तो वहाँ पे वो बैठते थे शाम के टाइम पे। तो वो मन में ऐसा बातें कर रहे थे कि क्या मेरे बेटे अगर बड़ी लड़की पढ़ती है और तो बाकी सब बच्चे पढ़ेंगे, 3 बच्चे पढ़ेंगे और उन्हें तो वो बोलते उसी टाइम पे ना ऐसे वो बोलता है क्या, जैसे माँ के मदर ने बोला ना, वो सब स्टॉप हो जाता है कुछ सेकंड के लिए। वो बोलता है और वो बोलता है तुम क्यों मुझे बोल रहा है बार बार, तुम मेरा काम नहीं कर रहा है, ये नहीं, तू क्या चाहता है। तो उसी टाइम पे ना वो बाबा वो सामने उसको सामने चल के आता है और वो स्मोक ऐसे सिगार पकड़ा रहता है और ऐसा है, वो बोलता है कि सब रुक जाता है। कुछ सेकंड के लिए बाबा बोलता है तुझे क्या चाहिए। बोलता है मेरे बड़े लड़के के लिए मेडिकल में सीट चाहिए, एडमिशन चाहिए। बोलता है कब तक चाहिए। बोलता है थर्सडे तक चाहिए। तो बोलता है हो जाएगा, ये मेरे बच्चे, तुम क्यों फिक्र करता है, तुम क्यों टेंशन लेता है। तो बोलता है कि ठीक है। और वो उनका जो भी बाबा के साथ वो चल रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो वो अपने वाइफ को बुलाता है, बोलता है मुझे बाबा दिखे थे। बोलते हम सब यहाँ पे बैठे हैं और बाबा दिखे थे, तुमको टेम्परेचर क्या, वो टेम्परेचर चेक करती थी नॉर्मल, तुम बीमार हो गया। बोलते नहीं कुछ तबीयत ठीक है तुम्हारा। बोलती हाँ सब मेरा तबीयत ठीक है, बट मुझे बाबा देखे और बाबा ने बोला है कि थर्सडे के दिन आशा का मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। तो उस दिन मंगलवार था, बुधवार चला गया, गुरुवार के दिन उनका सब दोपहर हो गया, शाम हो गया, फिर भजन का टाइम हो गया। वो भजन हर थर्सडे को हर एक के घर में जाके भजन करते थे। तो बोलते कि अभी भी आया नहीं। तो जैसे वो भजन के लिए जाते और रिटर्न आते हैं तो उसी टाइम पे वो उसके फादर बोलते आज तो अभी तो 9 बज गए, क्या कौन ना भी आएगा, आशा का तो होना नहीं, अभी ये बाबा को उठा और बाहर फेंक दो। ये सब झूठ बोलता है। वो बोलता है झूठ बोलता है। बोलती मुझे उसने ठीक किया है। उसकी माँ की मदर उसके फादर को बोलती मुझे बाबा ने ठीक किया है, तुमको फेंकना है तो तुम फेंको, लेकिन मैं नहीं फेंकने वाला है। उसी टाइम पे 9:30 बजे ना घर का डोर बेल बजता है। तो जाके देखते तो उनके बाजू वाला एक आदमी आता है। अरे बोलता है प्रभु साहब कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। बोलते क्या हो गया। बोलते कुछ नहीं, आप 5:30 बजे चले गए भजन करने के लिए। उसी टाइम पे एक दाढ़ी वाला आ गया और वो पोस्टमैन बोल रहा था, वो जैसे पोस्टमैन तो लग नहीं रहा था लेकिन दाढ़ी वाला आ गया। और ये मैं बोला 6 बजे कौन लेके आएगा ये कोई लेटर। तो वो बोलता है क्या प्रभु साहब को देना है और उनका लड़की का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है। तो बोलता है 6 बजे कौन सा ड्यूटी चलता है पोस्टमैन का। बोलता नहीं, वो दे के गया। वो खोलते तो उसमें बोलता है क्या तुम्हारा एडमिशन हो गया है, इतने दिन में तुम्हें आके वो मीट करना है। और उसके बाद वो इतना शॉक हो जाता है कि बाबा और रोने शुरू करता है बस। और माँ ऐसा मुझे बोलती है ना सदा, एक ही बार उसने जीवन में ना मेरे फादर ने बाबा से मांगा था मेरे बहन के लिए एडमिशन के लिए, और लाइफ में भी बाद में कभी भी मेरे फादर ने बाबा से कभी कुछ चीज़ मांगा नहीं। और वो जो चेंज हो जाता है बंदा धीरे धीरे, मतलब भजन करता है, सब वो करता है और वहाँ का मध्य प्रदेश में, और इतना चेंज हो जाता है ना। आज भी अगर आप खमरिया में जाओगे, खमरिया फैक्ट्री में शिव साई नाम का एक मंदिर है, जो जबलपुर का पहला मंदिर माँ के फादर ने वहाँ पे स्थापित किया था। आज भी आप जाके खमरिया फैक्ट्री के पास शिव साई करके एक टेम्पल है, वो माँ के फादर ने वहाँ पे बनवाया था। और धीरे धीरे फिर 60s के टाइम पे मतलब उनका हो जाता है। माँ फिर जबलपुर मेडिकल कॉलेज से MBBS पास करती है। फिर वो दिल्ली में कलावती सीरन हॉस्पिटल है, वहाँ से पीरियाटिक का डिग्री लेके फिर बाद में US से चले जाते हैं। फिर माँ के फादर का रिटायरमेंट होता है, वो पूना में आके रहना शुरू करते हैं। बड़ी सिस्टर ऑलरेडी अमेरिका में चली जाती है। उसके बाद विनी माँ भी अमेरिका में चली जाती है। और बाकी जो माँ की एक 2 नंबर की सिस्टर है वो दिल्ली में सेटल हो जाती है। और उनका भाई भी इंजीनियरिंग करके वो भी सेटल हो जाता है। और धीरे धीरे फिर इनका लाइफ मतलब जैसे एक पटरी पे आना है, अपने अपने बच्चे पढ़ते हैं। और उसके बाद माँ US से चले जाने के बाद बहुत सारा प्लान करते हैं क्या,
उसका एक दिमाग में रहता है भैया कि उसको बाबा के लिए कुछ करना है, तो वो तय कर लेती है कि मैं 50 ईयर्स में ही काम करूँगी, 50 ईयर्स तक ही काम करूँगी। तो अपना जो भी लाइफ का सेविंग करना है, इसके लिए वो बहुत सारा, डॉक्टर होने के बावजूद भी बहुत सारा वो स्वेटर्स बना के, बहुत सारा जैसे उसका क्या बोलते हैं, बहुत सारा वो स्वेटर्स वो बनाती थी, जर्किंग्स बना के बहुत सारा वो सेल करती थी, क्योंकि उसका टारगेट था कि मैं 50 ईयर्स में मुझे अमेरिका छोड़ना है और जाके बाबा के लिए कुछ करना है। तो इसी चक्कर में उन्होंने 50 तो नहीं लेकिन 48 में उन्होंने अपना काम 91 में छोड़ दिया और इंडिया में आ गई। यहाँ पे जो घर है 92 में लिया उन्होंने, और धीरे धीरे शिरडी में आके सेटल होना शुरू कर दी थी। शिरडी में सेटल होना है तो बाबा के लिए कुछ करना है, तो वो मेडिकली अमेरिका में ऑलमोस्ट इतने साल प्रैक्टिस किया है। यहाँ पे आके संस्थान में एप्लीकेशन कर दी कि एज अ पीडियाट्रिशियन मुझे एक सेवा करने के लिए चाहिए। तो उसी टाइम पे शिरडी में ऐसा सुविधा नहीं था कि वॉलंटियर सिस्टम काम करे, तो उन्होंने उसका वो बोलते थे कि एज अ पे करो, तो बोली नहीं, मुझे अमेरिका में से मैं पैसा करने के लिए नहीं आई और बाबा के यहाँ पे मुझे फ्री सेवा करना है। तो उसके मन में हमेशा ये रहता था क्या, मैं डॉक्टर होने के बावजूद मैं शिरडी में मैं चाहती थी कि मैं एज ए मेडिकल डॉक्टर करके सेवा करूं, बट नहीं हो पाया। धीरे धीरे 93-94 के टाइम पे वो मेरा कुछ एक्सीडेंट जैसा कुछ हुआ था, और उसमें कुछ बहुत, वो तो बहुत बड़ा स्टोरी, जब मेरा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगा मेरे बारे में, तो उस टाइम पे मैं बाबा से कैसा जुड़ा वो मैं बता दूंगा। लेकिन अभी मैं जो डॉक्टर विनी चितलोरी माँ के बारे में जो बात कर रहा हूँ उसी के कंटिन्यूस करते। 94 में हमारी माँ से मीट होते हैं द्वारका मई में, और मैं हमेशा वो देखता था कि वो एक लेडी है जो अच्छी जीन्स वगैरह, उस टाइम पे माँ जीन्स वगैरह ऐसा जर्किंग्स वगैरह बहुत अच्छा पहनती थी और वो झाड़ू मारती थी। तो मैं देखता था एक, और पंडित जी ने मुझे बोला कि ये डॉक्टर है। मैं बोला डॉक्टर होने के बाद वो द्वारका में झाड़ू मारती है, ये क्या चक्कर है भाई, झाड़ू मारती है, कुछ गिरती तो उठा के डस्टबिन में डालती है। तो बोलता है उसको पता नहीं सेवा। तो उसी टाइम पे ना मैं भी आरती में चला जाता था, बैठता था, तो उसको मराठी नहीं आता था। मराठी नहीं आता तो उस टाइम पे माँ स्तवन मंजरी पढ़ने की कोशिश कर रही थी, जो दास गणु महाराज ने लिखा है वो स्तवन मंजरी पढ़ती थी। और वो मुझे आके ना टॉर्चर, जैसे टॉर्चर नहीं बदले, वो पूछती थी ये मराठी में इसका मीनिंग्स क्या है, मराठी में उसका मीनिंग्स क्या है, ऐसे ऐसे फिर वो मुझे बोलती थी। तो मुझे कभी कभी स्टार्टिंग में ना बहुत चिड़ मचता था, यार मैं आया हूँ आरती के लिए, ये आरती के बाद बैठता हूँ थोड़ा सा बाबा को देखता हूँ, ये लेडी आके मुझे टॉर्चर करती। लेकिन पता नहीं ऐसा कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा लगना ना, यार वो अमेरिका से आई है, उसको मराठी नहीं आता है, लेकिन वो मराठी सीखना चाहती है, स्तवन मंजरी पढ़ना चाहती है। तो मेरा क्या ईगो को हट होना है क्या, उसको मैं मराठी समझा सकता हूँ ना, जितना भी मेरे को आता है हिंदी में, मराठी का वर्ड मैं उसको हिंदी में। तो ऐसे ऐसे वो फिर धीरे धीरे उनसे मेरा बातचीत होने लगा, और स्तवन मंजरी हमने स्टार्टिंग किया पढ़ने के लिए, धीरे धीरे ऐसा ऐसा। फिर एक बार मैं नीचे तक उनको, उनके घर के नीचे तक छोड़ने के लिए आता था, फिर वो बोलती थी आओ ऊपर वगैरह, मैं बोलता नहीं मेरा काम है वो है। तो ऐसा ऐसा, और क्या करना है और कैसा करना है कुछ समझ में नहीं आता था, बट इसके साथ बात करता था तो बहुत अच्छा लगता था। मतलब वो बाबा के बारे में बोलती थी, आरती का मीनिंग समझाती थी मुझे, क्या करना है, बाबा को कैसा पूजा, वो हर चीज़। तो एक बार ऐसा हुआ ना, मैं मीट करता था और वो एक बार उन्होंने बोला कि यार मुझे यहाँ पे बहुत तकलीफ़ होता है, मेरा दिमाग में ना एक तो पूना चली जाऊँ शिफ्ट होने के लिए, और नहीं तो मैं अमेरिका रिटर्न चले जाऊँ, ऐसे उसके माइंड में चल रहा था। क्योंकि यहाँ पे उसको ना सेट नहीं हो रहा था, मतलब वो गैस लेके आना है, ग्रोसरी लेके आना है, वेजिटेबल्स लेके आना है, तो ऐसा। तो मैं उसको ऐसे एक दिन द्वारका में के पास बोला आपको क्या तकलीफ़ है, क्यों आप ऐसा बोलते, क्या नहीं ये घर मैं तुम्हारे पास चाबी दे के रखती हूँ, जब भी मुझे आऊँगी तो तुम रहते जाना। मैं मेरे बहन के पास रहता था तब। मैं बोला नहीं नहीं है, आपको तकलीफ़ क्या है वो बताइए। वो बोलती है क्या जस्ट मुझे ये करना है सदा कि ये सब चीज़। तो मैं बोला आज के बाद आपको गैस ला के मैं देता हूँ,
तब टैंक वो सिलेंडर लेके आना पड़ता था, और माँ 3rd फ्लोर पे रहती तो सिलेंडर लेके आना है। फिर तब संडे को शिरडी का बाज़ार हुआ करता था, बाज़ार से लेके आना है उसको, जो भी चीज़ ग्रोसरी वगैरह वेजिटेबल। तो धीरे धीरे वो ऐसे दोस्ती हो गए एक हमारा। तो एक बार है ना, एक वीक के लिए मैं मेरे गांव चला गया, तो गांव का मैंने नंबर दे के रखा था उसको। तो वो भी बीमार हो जाती है, तो उसकी एक फ्रेंड है, वो उसको मुझे फ़ोन करती, आप सदा हो क्या? मैं बोला हाँ मैं सदा हूँ। तो आके वो विनी मैडम है ना, वो बीमार हो गए, तुम्हारी याद कर रही। तो उस मैं बोला मुझे अभी 2-3 घंटा दे तो मैं गांव से निकलता हूँ, 2-3 घंटे में बस से आ जाऊँगा। मैं आया तो देखा तो और इतना बीमार पड़ी है। फिर मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गया, सब ऑटो करके ये वो वगैरह सब करके। फिर एक दिन ऐसे ही बोलती, सदा तुम यहाँ पे मेरे पास क्यों नहीं रहते? मैं बोला नहीं माँ ऐसा नहीं। फिर बोलती नहीं रहो ना, तुम मेरे बेटे जैसा है, तुमको बेटा ही मानती हूँ मैं। और धीरे धीरे ऐसा हमारा शुरू हो गया। उसको एक आदत था भैया, वो हमेशा एक कैमरा, और जो भी मंदिर में कुछ भी फंक्शन होता था, या मंदिर द्वारका में की घंटी है, वो टॉर्टाइज है, वो लाल खंबा है, बाबा की वो चूल है, उसके फ़ोटो लेने के उसको आदत थी। तो फ़ोटो लेने की आदत थी, तो पता नहीं वो क्यों फ़ोटो ले रही। मैं भी उसका कैमरा पकड़ता था, कैमरा का बैग पकड़ना ऐसे ऐसे, बट उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्यों फ़ोटो ले रहे हम। और शिरडी के ऑलमोस्ट पूरे हमने जो भी मंदिर है बाबा के रिलेटेड, जो चीज़ है मंदिर में क्यों होता है, हर चीज़, धूप क्यों लेके जाते, बाबा को पान कूट के क्यों देते, 2 टाइम 3 टाइम बाबा को नैवेद्य आता है, ये सब हमने ना शुरू कर दिया उसका फ़ोटो लेना। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था, मेरा एज भी 14 साल का था, तो मुझे अच्छा लगता था उसका कैमरा पकड़ना है, फ़ोटो ले रहे हैं हम ऐसे ऐसे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ना बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स हमने कलेक्ट किए। तो उसी टाइम पे ना एक शिवनेशन स्वामी थे ना, उनके एक भक्त थे बोस करके, वो माँ से मीट करते थे। तो हम आरती के बाद चावड़ी के सामने पहले चाय का टपरिया हुआ करती थी, वहाँ पे चाय पी के, तो ऐसे एक बार हम यहाँ से साहिल एक लैब से फ़ोटोग्राफ्स लेके गए शाम की आरती में, तो देख रहे थे। तो वो बोला ये क्यों फ़ोटो नहीं, तो बोलता है इसका क्यों आप फ़ोटो एग्जीबिशन में क्यों नहीं करते? तो माँ बोली मुझे नहीं आइडिया इतना, और हम ये सदा भी छोटा है, कैसे करेंगे एग्जीबिशन कैसा? बोलता है मैं सब, मुझे कंप्यूटर आता है वगैरह, मैं आपको सब मालूम है नहीं जानकारी? बोलते हाँ मुझे मालूम है, ये चूल्हा है, इसके बारे में सब डिटेल्स, ये घंटे क्यों 3 बार बजता है, टॉर्टाइज का मीनिंग क्या है, ये सब मुझे मालूम है। फिर 87 में एक वाक़या हुआ था, तो उसको याद आना, फिर हमने ना उसके बाद हमने ना वो पूरा जानकारी लेते और ये फ़ोटोग्राफ्स लेते, डेवलप करते हैं बड़े बड़े साइज़ में। और इसका एक फ़ोटो एग्जीबिशन लगाते हम 96 में ऐसा, हाँ, एक फ़ोटो एग्जीबिशन लगाते हैं शिरडी में खंडोबा मंदिर के सामने, जो पूरा ना शिरडी के बारे में डिटेल्स। और वो फ़ोटो एग्जीबिशन को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया हमारा। तो फिर हमने पूरा ना बाद में वो मंदिर वाले साउथ में बुलाने लगे, दिल्ली में बुलाने लगे, पूरे इंडिया में हमारा फ़ोटो एग्जीबिशन फेमस हो गया। फिर वो बड़ा बैग लेके, चार्ट लेके, और माँ में कभी बोसाना वगैरह, हम सब जाके मंदिरों में एग्जीबिशन करना शुरू कर दिया, एक बाबा का प्रचार करके हिसाब से। तो उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। तो ऐसा ही एक बार है ना, माँ को एक याद आता है, 87 का एक बात याद दिलाता हूँ। 87 में ना माँ शिरडी आई थी, उस टाइम पे उसके फादर बहुत बीमार थे। 87 में माँ के फादर का देहांत हो जाता है। तो वो प्रे करने के लिए शिरडी आती 87 में। तो क्या बाबा मेरे फादर को, एक तो जो भी है उनके जीवन में, एक तो ठीक होना है, ठीक करो, या जो जैसे भी, अभी उनका एज भी हो गया था, तो उसको तकलीफ मत दे दो। तो उसी टाइम में ना शिरडी में जो शिवनेशन स्वामी है ना, वो बोलते हैं विनी, अरे अमरोजियन शिरडी रीराइट करना, और एक बुक माँ के हाथ में थमा देते, उसका नाम था अमरोजिया शिरडी, और वो लिखा था रामलिंग स्वामी ने। तो स्वामी जी ने उनको बोला था, लेकिन वो बोलते थे क्या ये कंप्लीट बुक्स नहीं है, तो विनी और तू रीराइट करना। तो उसका बोलता है ये मैं मेरे फादर को प्रे करने के लिए स्वामी जी मुझे बोल रहा है क्या, ये बुक्स रीराइट करो, अमरोजियन शिरडी रीराइट करो। और बुक मेरे हाथ में था, वो बुक माँ साथ में लेके जाती। माँ उसके बाद अमेरिका चले जाती, बाद में माँ के फादर का देहांत हो जाता है। फिर जब ये सब हम ये क्यों बोल रहा हूँ, क्या जब ये फ़ोटोग्राफ हमने कलेक्ट करना शुरू किया, और वैसे ही शिवनेशन स्वामी की
बात याद आने लगी, क्या विनी अमृजान शिरडी रीराइट करना। और माँ बोसान्ना से बात करती कि ऐसे ऐसे बुक्स में लिखना चाहती हो, और स्वामी जी ने मुझे बोला था कि अमृजान शिरडी रीराइट करना विनी। तो बोलते क्या करना है, तो फिर वो बोला बोसान्ना बोले कि मैं टाइपिंग कर सकता हूँ, तो आप बोलते जाना, क्योंकि माँ को इतना टाइपिंग अच्छा से नहीं आता था, कंप्यूटर चलाने के लिए इतना अच्छा नहीं आता था तब। तो बोलते कि तुम बोलते जाना, मैं लिखते जाऊँगी और टाइप करता जाऊँगा। तो बोला ठीक है। और माँ करते 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 पहला बुक माँ का अमृजान शिरडी आ गया, और वो इतना अच्छा चला, उसका बहुत सारे लोग उसको पढ़ने लगे अमृजान, क्योंकि ऐसा बुक अभी तक किसी ने बनाया नहीं था शिरडी के बाबा के हर चीज़ के बारे में। बाबा कहाँ भिक्षा मांगते थे, 5 घर, बाबा के शिरडी के डिवोटीज़ जो बाबा से मालसापति हो, लक्ष्मीबाई शिंदे हो, श्यामा हो, बहुत सारे डिवोटीज शिरडी में रहते थे, तात्या हो, ऐसे उनके घर के फोटोग्राफ्स, उनका ये सब एक शिरडी दर्शन जैसा हो गया। और वो उसका रिसर्च कर के बाबा कहाँ पे रुकते थे, एक बाबा का लिंडी गार्डन जाने का रूट, एक इसका भिक्षा रूट, ये ऐसा वो इतना डिटेल्स में बुक्स माँ ने लिखा ना। तो एक नया एक शुरू हो गया क्या शिरडी आने के बाद ये चीज़ें देखना है। हम बहुत सारे लोग शिरडी में समाधि मंदिर जाते, बाकी जाते, किसको द्वारका माई मालूम नहीं, किसी को चावड़ी मालूम नहीं, किसी को ये, तो फिर बाबा के डिवोटीज का घर तो दूर ही है भैया। उसके बाद फिर माँ ने एक शुरू कर दिया कि यार सदा ये अभी जो भी बुक्स के कारण लोग आते थे माँ को मिलने के लिए, तो बोलते थे चलो विनी माँ हमको दिखाओ ये सब। फिर माँ ने एक टूर ही शुरू कर दिया। उसके बाद हमने उसी बुक में जैसे बाबा फिज़िकली जो थे शिरडी में, तो वो 2 जगह पे जाते थे, एक निमगांव जाते थे, एक राहता जाते थे, और एक रोई का हनुमान मंदिर है वहाँ पे जाते थे। उसके भी फोटोग्राफ डालने लगे। फिर लोग पूछने लगे माँ को, हमको जाना है विनी माँ आपके साथ, आपको डिटेल्स में समझा दें। और माँ ने वो जो टूर शुरू कर दिया दिखाना लोगों के लिए वो सब। और ऐसे करते करते फिर माँ के दिमाग में आने लगा कि यार ये तो जो चरित्र पढ़ते थे ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट उसको लगता था, क्योंकि चरित्र इनकम्प्लीट नहीं बोलना चाहिए। जो चरित्र बना है वो बाबा के, हमारे महाराष्ट्र में संतों का परंपरा है, वो पारायण के हिसाब से, जैसे ज्ञानेश्वरी का पारायण करते, भागवत का पारायण करते, नवनाथ का पारायण करते, उसी इसमें बाबा का चरित्र लिखा गया है पारायण के हिसाब से। 7 दिन में पारायण होता है महाराष्ट्र में, उस हिसाब से उन्होंने वो पारायण करना शुरू कर दिया। तो बोलती थी कि सदा यार बाबा के बहुत सारे लीलाएँ तो कैसा, मैं बोला क्या, बोलते मुझे सब साई लीला पढ़ना है तुझे। तो आपको मतलब मैं एक बताऊँ ना, 1923 से लेके 2015 तक मैंने पूरा साई लीला पढ़ता रहा माँ के लिए। जो भी उसमें जो चरित्र में स्टोरी नहीं वो सब कलेक्ट करने लगे। बाकी के भक्तों के फैमिली को मिलना शुरू कर दिया हमने। ऐसे ऐसे फिर एक ऐसा बनने लगा ना। फिर उसके बाद अमृजान शिरडी पार्ट 1 बन गया। उसके बाद बाबा ने ऑलमोस्ट 9 बुक्स लिखे बाबा के ऊपर। बाबाज गुरुकुल, बाबाज वाणी, रिनान बंद वगैरह ऐसे सब, डिवाइन जर्नी विद बाबा, सिम्फनी, बहुत 9 बुक्स लिख दी गई। फिर बाद में पता नहीं माँ के याद आएगा आपको 9वें चैप्टर में एक स्टोरी बोलता हूँ मैं। जब सही चरित्र में 9वां चैप्टर आता है, उसमें बाबा के जो भक्त रहते तरकड़, उनका एक तरकड़ का फैमिली बाबा के बहुत परम भक्त रहते। तो तरकड़ का लड़का और उसकी मदर शिरडी में रहते, और उनके घर में एक फोटोग्राफ्स रहता है। तो उसके फादर को बोलता है कि हर दिन आप उसको शुगर कैंडी का निवेद्य दिखा देना। तो बोलता है हाँ ठीक है। तो एक दिन वो भूल जाता है वो, और वो लड़का बाबा के सामने बैठा है, और उसको एक लेटर आता है उसका फादर का, मैं सॉरी मैं एक दिन बाबा को नैवेद्य। तो बोलता है क्या, बाबा उसको उसी टाइम बोलता है यार बहू मैं तुम्हारे घर पे गया था लेकिन मैं भूखा है आज। तो उसी टाइम पे वो लेटर आता है कि मैं भूलता। तो माँ बोलती क्या, ये लड़का बाबा के सामने बैठा है, उसका फादर को बोलता है क्या तुम भूल गया था, और वो भूल जाता है। और माँ नैवेद्य दिखाना, मतलब शुगर का नैवेद्य दिखाना भूल जाते। तो बोलती सदा इसके पीछे तो कुछ स्टोरी है, मुझे ये फैमिली से मिलना है। मैं बोला यार माँ ये तो अभी इतने साल हो गए बाबा के समाधि को, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स हो गए या 85 ईयर्स हो गए, कैसे 80 ईयर्स हो गए, कैसे ढूंढने। बोलते नहीं तो तुम्हारा काम है, ये बाबा का काम है। जैसे उसके मुंह से आया ना बाबा का काम है, मैं बोला ठीक है मैं ढूंढता हूँ उसको। और जैसे जैसे मैंने बहुत मुश्किल से 4-5 दिन के बाद वो तरकड़ फैमिली से मिलता हूँ, और तरकड़ फैमिली के मिलने के बाद जो
ऐसे स्टोरी मतलब वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उनसे कैसा मिला वो, क्योंकि वो बाद में मैं एक वीडियोस बनाऊंगा भैया के साथ कि मेरा वो पूरा बाबा के एक्सपीरियंस वो अलग इसमें शेयर करेंगे। उसके बाद उनके घर में उस जो फोटोग्राफ्स है वो बाबा ने दिया हुआ रहता है, और उसका भी एक बहुत बड़ा स्टोरी है। वो मैं उनको मिलता हूँ, और जैसे वो तरकड़ को फैमिली के मिलने के बाद बहुत सारा स्टोरी सामने आया। उसके बाद बहुत सारे जितने भी इंडिया में बाबा के उस टाइम के डिवोटीज जितने भी मुझे चरित्र में मिलते हैं, उन सब परिवार से मैंने मिला, उनकी जानकारी लिया। ऐसे कर करके 9 बुक्स बन गए माँ के। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड था बैंगलोर में, वो जो फ़ोटो एग्जीबिशन तो हमारा कंटिन्यूसली चल ही रहता है, ये बुक के साथ भी फ़ोटो एग्जीबिशन कर रहे थे। और जब मेरा एक फ्रेंड था विनेश करके, तो वो भी साउथ इंडिया में जब भी हमारा होता था एग्जीबिशन तो बहुत सारा हेल्प करता था। उसके बाद वो बोला कि यार ये इतना बड़ा बैग लेके आना है, माँ को देखना है तुम्हारा बैग, तो तू हर जगह पे लेके जा सकता है कि ये फ़ोटोग्राफ जहाँ पे निकाला। मैं बोला हाँ लेके जा सकता हूँ। तो वो बोला कि मैं तुमको स्लाइड्स बना देता हूँ। मैं बोला ठीक है स्लाइड्स बना दो। और पूरा जैसे फ़ोटो एग्जीबिशन था उसके पूरे हमने स्लाइड्स बना लिए, बहुत सारे स्लाइड्स बना दिए। उसके बाद स्लाइड शो करने शुरू कर दिया। इस माध्यम से बहुत सारा धीरे 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 करके और सेवा करते गए। फिर उसके बाद ये आपको सेवा के बारे में बोलने का, तो माँ का ये रही गया बात हमारा, क्योंकि उसकी इतनी बातें क्या वो कैसा मैं आपके साथ शेयर करूँ, इतने छोटे टाइम में वो बात करना पॉसिबल नहीं। तो उन्होंने बोला कि यार सदा, वो हमेशा बोलती थी मन में कि मुझे सेवा करना है, सेवा करना है। आपको एक बताना भूल गया मैं, 90s के टाइम पे ना माँ हम पूना से शिरडी चल के आई थी। हमारे महाराष्ट्र में जैसे पंढरपुर विट्ठल के लिए चल के जाते लोग, वारकरी बोलते हैं उनको, इस हिसाब से हमारे बाबा को बहुत टाइम, बाबा के टाइम पे बाबा ने बहुत लोगों को कृष्ण के रूप में दर्शन दिया था, विट्ठल स्वरूप में दर्शन दिया था। तो ऐसे ना तो बाबा का जो भी पूजा करते वो विट्ठल के भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से ही करते हैं अभी भी। तो एक चलने का परंपरा शुरू हुआ बाबा को भी विट्ठल के स्वरूप में। तो शिरडी में लोगों का पालकी लेके आना, तो माँ ने कोई मराठी इसमें पढ़ा कि पूना से पालकी जा रहे, तो उसको भी जाने का है पालकी में। तो उसके घर वाले बोल रहे थे विनी तुम नहीं चल पाओगे, ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर से इतना पॉसिबल नहीं। बट वो बोलती कि नहीं मुझे चलना है। तो पूरा तैयारी के साथ वो आई उस पूना से शिरडी के पालकी में। उसको बहुत सारा उसका शू चोरी हो गया, ये हो गया, भक्तों का कितना तकलीफ वगैरह, वो उसको बहुत दर्द हुआ कि यार इतना दर्द, मुश्किल में लोग चल के आते बाबा के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि इसके लिए कुछ करना चाहिए सदा। तो 96 में हम मेरा एक फ्रेंड रहता है आदम करके, तो यहाँ से 9 किलोमीटर पे एक कोराला गाँव है। बाबा के टाइम पे वो तहसीली हुआ करता था, चरित्र में बहुत बार कोराला का नाम आता है। तो वहाँ पे हमने, तो वो लगे यहाँ से ना पूर्णिमा के टाइम लोग चल के वॉक करके चले जाते हैं, क्यों ना हम तो बोले कि वो बोला क्या, मैं बोला क्या चाहते हो? तो माँ बोले हम उसको कुछ हेल्प कर सकते हैं ना, सदा आदम कुछ हेल्प कर सकते हैं ना। बोलते हाँ ठीक कर सकते हो ना। तो उस टाइम पे हमने प्लान किया कि एक 12x12 का एक जगह पे ना एक टपरी जैसा बनाया और एक बाबा का फोटोग्राफ्स लिख के लगा के दिया। और जब भी वो नाइट में लोग चल के आते थे तो उनको हम चाय वगैरह देते थे। हमको बड़ा अच्छा लगता था, उस टाइम एज भी नहीं था, तो इतना अच्छा लगता था कि यार हम नाइट में चाय दे रहे, हमारे लिए बहुत प्राउड फील होता था यार हम सेवा कर रहे कुछ। तो धीरे 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 करके वो 12x12 का इतना छोटा सा टपरी बढ़ते धीरे धीरे ऐसा बढ़ने लगा कि आज के हिसाब में आप वहाँ पे जाके देखो क्या, साल में ऑलमोस्ट कोराला मंदिर में 220 के ऊपर पालकी स्टे करता है। उस वहाँ पे फिर मेडिकल कैंप शुरू कर दिया, डिवोटीज़ को रहने के लिए बड़े बड़े हॉल्स बनाए, एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ एक 2000 में हमने एक ट्रस्ट के रूपांतर कर दिया। वहाँ पे बाबा के पादुका से आप कभी आओगे तो नेक्स्ट वीडियो में उसका भी हम शेयर करेंगे, वहाँ पे विज़िट करना ज़रूर। और धीरे धीरे वो इतना बड़ा बन गया। ये बुक्स का भी माँ करते गए, करते इस ऑलमोस्ट 2022 तक हमने बाबा का पूरा सेवा करते गए। उसके बाद एक निखिल मेरा एक फ्रेंड था रंगाराव और निखिल करके, अपने साई स्पीक डिवोटीज में उन्होंने भी वीडियोस करना शुरू कर दिया। माँ का पूरा चरित्र माने वहाँ पे वो ये करते चली गई। और
2022 में मार्च 24 को माँ का चेन्नई में वो निधन हो गया। मतलब वो मेरे लिए इतना बड़ा शौक़ था कि क्या बोलूँ। उसके बाद उसका अंतिम इच्छा था कि मैं जो भी है सदा मेरा शिरडी में होना चाहिए। वहाँ से हमने माँ को एयरलिफ्ट करके पूरा उसका अंतिम संस्कार और ये सब शिरडी में मैंने कर दिया। और एक परम भक्त साई, मतलब मेरी माँ थी, वो एक अलग बात है। उसको एक बेटा चाहिए था, वो मैं था, और उसको एक मुझे माँ की एक ज़रूरत थी। मतलब मैं उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ कि मेरी माँ चली गई, उसका दुख है, बट बाबा की एक जो परम भक्त है जिसने बाबा के लिए इतना कुछ करके रखा है डिवोटीज़ के लिए ना। अब आप उसका बुक्स पढ़ोगे ना, ऐसा नहीं कि वो मेरी माँ है करके बुक्स पढ़ना नहीं, बट उसके जो बुक्स पढ़ोगे ना, कोई भी आपको रिपीट चीज़ नहीं मिलेगा। और इतना परम, मतलब वो बाबा के बारे में इतना उसने रिसर्च करके इतना अच्छा से वो बुक्स लिखे ना। मैं आपके नेपाल के सभी साईं भक्तों से वो विनी माँ के बुक्स, जेन्युइन बुक्स है वो, ऐसा नहीं क्या आप उसके पढ़ने से आपको बहुत बाबा के बारे में जानकारी मिलेगा। आप वो देखिए, उसका देखने का बाबा को एक एंगल था कि वो हम नॉर्मल नहीं था। मैं अभी बहुत सारे लोग बाबा के ऊपर बात करते, लेकिन जो विनी माँ के बारे में जो बाबा की सोच थी और ये था ना, 30 मतलब वो अलग ही थी। 30 साल में मैंने वो एक लेडी को देखा है कि अपने लिए कभी उसने काम नहीं किया है, बस बाबा के लिए सेवा 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 हर टाइम। इतना हमने रामनवमी के टाइम पे मुंबई टू शिरडी इतने बड़े बड़े मेडिकल स्कैम करते हैं, उसको आइडियाज़ की है, उसका है ये कोराला मंदिर का इतना सेवा बड़ा चलता है, इतने बहुत सारा। मतलब उसका जीवन, मतलब 50 एज से मैंने उसको देखा है। 30 साल में उसके साथ रहा हूँ ना, उसके जैसा कोई नहीं। डॉक्टर विनी चितलोरी जैसा, विनी माँ जैसा कोई मैंने ऐसा देखा नहीं। 30 साल में उसने बाबा के लिए, बाबा से कुछ मांगा ही नहीं, ये मेरे लिए चाहिए, बस सेवा, सदा ये करना है, सदा वो करना है। और मेरा परम सौभाग्य है कि मैं उसके साथ रहा, उसका हर चीज़ के मैं काम में, मतलब जब से उसने बाबा का काम शुरू किया ना, उसके साथ मैं छोटा था, वो जो भी है ना, उसने मुझे, आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ या मेरे एक्सपीरियंस या माँ के बारे में बात कर रहा हूँ ना, ये सब उसकी अच्छाई की देन है। जो भैया मेरे सामने बैठ के, नेपाल से आके कौन है सदा, क्या है, लेकिन ये जो सामने बैठा है ना, ये विनी माँ का देन है। विनी माँ ने ये सब दिया है, जो भी अच्छा है विनी माँ का है। बस इतना ही मैं बोलता हूँ। आने वाले वीडियोस में आपको जो विनी माँ ने हमको सिखाया है, जो शिरडी क्षेत्र के बारे में, बाबा से रिलेटेड चीज़ हम आपके सामने भैया के माध्यम से नेपाल वासियों के लिए, नेपाल के साईं भक्तों के लिए हम देने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस, माँ के बहुत सारे एक्सपीरियंस है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी ये सीरीज चलता रहेगा, और मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि भैया के काम को भी अच्छे से देखना, उनको भी, जो भी वो बहुत अच्छा काम करे। उन्होंने एक ही वर्ड्स बोला था कि विजय भाई ने, नेपाल में बहुत डिवोटीज है, बहुत भक्ति, बट प्रॉपरली जो, मतलब हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ के लोग भक्ति करते, कि बाबा की हर, जिस भगवान को हम पूछते, भैया से भी मैं बात कर रहा था, जिस भगवान को हम पूछते उसके बारे में सब डिटेल्स में मालूम होना चाहिए। तो मेरा काम है नेपाल वासियों को, जो भी नेपाल से आएगा, चाहे विजय भैया के माध्यम से आते हैं, राजन भाई के माध्यम से आते हैं, मंदिर के जो भी शिरडी में हमको बाबा के बाहर का जो बाबा से रिलेटेड चीज़ें, तो भैया से बात कीजिए, भैया मुझे भी कॉन्टेक्ट करेंगे। जितना हमसे यहाँ पे शिरडी में हेल्प हो जाएगा हम ज़रूर करेंगे। और ये जो भी चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जस्ट विनी माँ का एक ड्रीम था कि हर भक्त को बाबा के बारे में डिटेल्स मालूम होना चाहिए और उसका ही कार्य करना है। बट उसका यही कहना था, इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते, कुछ करते नहीं, जस्ट उसका एक ही था, अगर मैंने राजन भाई को दिखाया तो राजन भाई को नेक्स्ट 5 लोगों को दिखाना है, और नेक्स्ट राजन भाई वो 5 लोगों को बोलेंगे क्या, बाबा के दक्षिणा समझ के तुम 5 लोगों को दिखाओ। इस माध्यम से ऐसा सब डिटेल्स में शिरडी की नेक्स्ट टाइम में हम यात्रा करेंगे। और सब नीमगांव हो, राहता हो, रुई हो, शिरडी के घर जो डिवोटीज़ के और बाकी के सब मंदिरें हो, कोराला का मंदिर हो, हम नेक्स्ट टाइम में सब शूट करके आपके सेवा में प्रेजेंट करेंगे। और एक बहुत छोटा टाइम विजय राजन भाई ने दिया था, जितना हो सकता है मैंने अच्छा बोलने की, जो मेरे से गल्ती हो गया तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। ओम साई राम। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।